उत्तर प्रदेश में किसी एक कास्ट, किसी एक कम्युनिटी से जोड़ के नहीं देख सकते हम। इसके बावजूद कि हमें नुकसान हो रहा है, हम जानते हैं ये बात। हम भी एक कास्ट पकड़ सकते हैं। हम अगर एक कास्ट को पकड़ के अपना बेस बना के राजनीति करें, हम बराबर में खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। हम हमेशा देश के हितों को सामने रखकर फैसला करते हैं। देश के लिए पार्टीज आती हैं, चली जाती हैं, सत्ता आती है, चली जाती है। देश का इंटरेस्ट सबसे पहले है, देश का हित सबसे बड़ा है। इसलिए हम देश के हितों को सामने रखकर फैसले करते हैं और यही वजह है हमें कमजोर है और हमें यकीन है भविष्य के अंदर जनता को यह एहसास होगा और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी बड़ी ताकत बनकर उत्तर प्रदेश में उभरेगी। अलवी साहब, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोशिश तो कांग्रेस भी करती है लेकिन सलीके से कर नहीं पाती? जिससे मैं एक दो उदाहरण देता हूं। सैम पित्रोदा को ये देश राजीव गांधी के इमरजेंसी के समय जाना, और जाना कि तकनीक का अच्छा जानकार है जिसने भारत में संचार क्रांति की। इसके आगे सैम पित्रोदा के बारे में कोई नहीं जानता था। पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल जी ने पहली बार हिंदुस्तान भर को उत्तर प्रदेश के मंच से बताया कि सैम पित्रोदा बढ़ई है, और उनका हाथ खड़ा करवा के बताया कि बढ़ई है। तो लगता है कोशिश तो करती है कांग्रेस, लेकिन शायद कार्ड को ढंग से खेल नहीं पाती। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी का जो मकसद था वो ये मकसद था कि चूंकि कांग्रेस पे हमेशा ये इल्जाम लगता रहा कि अपर कास्ट लोगों की पार्टी है, बड़ी बिरादरियों की पार्टी है। राहुल जी का मकसद यही था, हम बड़ी और छोटी बिरादरी नहीं कर सकते, हम छोटी और बड़ी बिरादरी की राजनीति नहीं करते। एक छोटी बिरादरी का आदमी, समाज के एक छोटे तबके का आदमी हमारे यहाँ इस हद तक भी पहुंच सकता है। यही एक मैसेज था जो उन्होंने देश को दिया। मेरे ख्याल से जात की राजनीति भी इसी मैसेज के इर्द गिर्द ही घूमती है। नहीं, इससे अलग तो क्या होगी? नहीं, देखिए, एक वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है पित्रोदा जी, कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उनकी जात बताने की जरूरत ही नहीं। इससे ज्यादा इसका कोई मकसद नहीं था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में हो तो पिछड़े से पिछड़ा आदमी भी ऊपर तक पहुंच सकता है। और इससे भी यही साबित होता है कि हम बिरादरी की राजनीति नहीं करते। अलवी साहब, आप बहुत बेहतरीन प्रवक्ता हैं, देश के कुछ जो अच्छे प्रवक्ता हैं उनमें से आप एक हैं, तो अपनी बात के पीछे तर्क तो बहुत बेहतरीन देते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद ये उतना कन्विंसिंग तर्क नहीं है। सैम पित्रोदा की जात बताने की जरूरत शायद किसी को महसूस नहीं हुई कभी कि पित्रोदा साहब की जात बताई जाए। देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी की भी बिरादरी नहीं बतानी चाहिए। हाँ, और मंच से तो और मेरी पूरी बात सुनिए, बिरादरी का पता ही नहीं चलना चाहिए। मैंने तो बल्कि जो एक नया सिस्टम हमारे यहाँ आ रहा है, ये यूनिक नंबर का, मैं फाइनेंस कमेटी के अंदर जब हमने इन लोगों को बुलाया था तो मैंने उनसे एक कदम आगे बढ़ के कहा था, इस तरीके से इस काम को कीजिए कि इंटरव्यूज के अंदर, आम जिंदगी में यही ना पता चले कि आपका नाम क्या है। बिल्कुल ठीक, नंबर से होना चाहिए। जी। शायद आने वाले कल में ऐसा हो सके तो कास्टिज्म, कम्युनलिज्म सब खत्म हो जाए, ईमानदारी से आप इंटरव्यू ले पाएंगे लोगों के। तो मेरी जाती राय ये है और हमेशा से रही है। लेकिन जब आप हम पे इल्जाम लगाएंगे कि आप तो बड़ी बिरादरी की राजनीति करते हैं, तो हम इतना तो देश को बताएंगे कि हम बड़ी बिरादरी की नहीं करते। एक छोटा आदमी भी हमारे यहाँ ऊपर तक पहुंचता है। हम किसी भी पहलू से बिरादरी की बुनियाद पे फैसले नहीं करते, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर हम कमजोर हैं। वरना हमारे लिए क्या मुश्किल है कि किसी एक कास्ट को पकड़ लें, हम ब्राह्मण कम्युनिटी पकड़ लें, मुसलमान पकड़ लें, ठाकुर पकड़ लें। हम कहेंगे हमारी पार्टी जो है वो ठाकुरों की पार्टी है, ब्राह्मण्स की पार्टी है, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में जो हमारा अध्यक्ष है उसकी बिरादरी का वोट ही नहीं है, ना के बराबर है जी। हमारा जो प्रभारी गुजरात से आया है, लोग जानते ही नहीं कि किस बिरादरी का है। तो एक मैसेज देने की कोशिश हम कर रहे हैं कि हम बिरादरी से ऊपर उठकर, बिरादरीवाद से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहते हैं। और हमें यह भरोसा है आज नहीं तो कल देश के लोगों के जहन में ये बात आएगी कि हम सही, देश के हक में, देश के हितों को सामने रखकर हम फैसला कर रहे हैं।
अलवी साहब, कभी कांग्रेस हाईकमान ने इस पॉइंट पर भी सोचा क्या कि जितने लोग उत्तर प्रदेश के कोटे से केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर लाए गए, पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लोग, उनमें उन सबके इलाकों में कांग्रेस की दशा उनसे भी खराब रही जहां सामान्य कार्यकर्ता थे कांग्रेस। देखिए, असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव अलग-अलग होते हैं, ये बात सब जानते हैं। पार्लियामेंट के अंदर कोई ये यकीन करता था कि हमारी 22 और 23 सीटें आ जाएंगी? कोई नहीं करता था। असेंबली के चुनाव के अंदर हम ये मैसेज नहीं दे पाए कि हम सरकार बनाने की हैसियत में। अगर हम ये मैसेज दे पाते तो यकीनन हमारी हैसियत कोई दूसरी होती। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 पार्टीज में आपस में लड़ाई हुई, एक की सरकार बन गई, एक को हटा दिया। इसके बावजूद कि सारा देश और सारा उत्तर प्रदेश जानता है कि उन राजनीतिक दलों ने जब जब सत्ता में रहे हैं कितना कानूनी व्यवस्था संभाली है, भ्रष्टाचार में कितने इन्वॉल्व रहे हैं, प्रदेश की स्थिति क्या है। अरे साहब, मेरा सवाल दूसरा था। मैं जानना चाह रहा था कि ये एक पूरे उत्तर प्रदेश की इन टोटलिटी में तस्वीर आपने दिखाई, इससे मैं सहमत हूं कि भाजपा और कांग्रेस ये नहीं बता पाई जनता को कि वो विकल्प है, इसलिए जनता ने बसपा और सपा के बीच में वोट कर दिया। मैं इससे सहमत हूं। मैं कह रहा था कि जहां से बड़ा आदमी जिस इलाके को रिप्रेजेंट करता है, पटरौड़ा में आरपीएन सिंह, झांसी में प्रदीप जैन आदित्य, फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद, केसरगंज में बेनी प्रसाद वर्मा, बाराबंकी में पीएल पूनिया, जहां से बड़े लोग आप कांग्रेस के चेहरे हों, वहां तो कम से कम विधायकी की सीट निकलनी चाहिए ना। पूरे सूबे में न निकले। देखिए, बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर उन्हीं के परिवार के लोगों की जमानतें जब्त हो जाए तो एक मैसेज क्या जाता है? हाँ, मैं मानता हूं मैसेज गलत जाता है। मैं ये भी मानता हूं कहीं ना कहीं हमारी कमियां भी उसके अंदर रही होंगी, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूं ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, तमाम राजनीतिक दलों के साथ है। लखनऊ से अटल जी रहे, असेंबली की बहुत सारी सीटें वो हारे। राजनाथ सिंह जी जहां से हैं वहां से असेंबली की चुनाव लोग हारे। सबके नाम मैं नहीं लेना चाहता, ये मुनासिब नहीं होगा। तमाम राजनीतिक दलों के साथ होता है और इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, ये मानते हुए कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं। असेंबली के चुनाव में लोगों की अप्रोच अलहदा होती है और पार्लियामेंट के चुनाव में अलहदा होती है। अगर मैं कांग्रेस के जितने भी लोगों से बात करता हूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो लोग एक बेंचमार्क को सामने रखकर बात शुरू करते हैं कि भाई देखिए इस लोकसभा में हमारी कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। मुझे लगता है शायद इसमें एक पीछे ये कारण महत्वपूर्ण था जिसको हम लोग कांग्रेस कम से कम डिस्कस नहीं करना चाहती कि उसमें क्रेडिट बढ़ता है। तो उस वक्त जब वोट हो रहा था तो मुलायम सिंह और कल्याण सिंह एक मंच पर खड़े हो गए थे। तो जो मुलायम सिंह का सबसे महत्वपूर्ण घटक था उनके आधार का, मुस्लिम मतदाता, वो मुलायम सिंह के उससे अनॉयड हुआ और स्वाभाविक है फिर भाजपा में तो जाएगा नहीं। वो वोट कांग्रेस के पास आया बिना प्रयास, इसलिए कांग्रेस को इतनी सीटें मिली। उसमें कल्याण सिंह का फैक्टर भी कहीं योगदान करता है क्या? हाँ, मैं मानता हूं आपकी इस बात से, कहीं इस बात में दो राय नहीं है कि कल्याण सिंह के जाने से उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत दुखी था। बड़ी तादाद के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के अंदर आया, उसके वोटों की वजह से हम ज्यादा सीटें जीत पाए। और इसके अलावा एक अहम बात उत्तर प्रदेश के अंदर हुई कि ऐसा इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ है कि एक ऐसा आदमी जो अलहदा विचारधारा का आदमी था, जो सिर्फ मंदिर की बात करता था, और एक आदमी जो सिर्फ बिल्कुल दूसरी विचारधारा का था, जो मस्जिद की बात करता था। दोनों गले मिले, दोनों गले मिले। इसका मतलब न वो मंदिर के लिए ईमानदार था, न वो मस्जिद के लिए ईमानदार था। ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। दोनों विपरीत ध्रुव एक साथ, विपरीत मशरिक और मगरिब एक साथ मिल रहा है, ईस्ट और वेस्ट एक साथ मिल रहा है। इसका मतलब है कि उनको अपने हित ज्यादा प्यारे हैं। जो मुद्दे थे वो वहां पे आके छोटे पड़ गए, और ये बात पूरे देश की समझ में आ गई कि जो लोग मंदिर की आवाज उठा रहे थे वो मंदिर के लिए सिंसियर नहीं, और जो लोग मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे वो भी उसके लिए सिंसियर नहीं। वैसे एक बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की, मुस्लिम की। हिम्मती नंदन बहुगुणा लंबे समय तक उन पर भरोसा रहा वहां के मुसलमानों का।
कि बगुला साहब सेकुलर आदमी, जियाउर रहमान अंसारी जैसे लोगों को इंदिरा जी ने प्रमोट किया, उनके साथ लोग जुड़े। उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक एक प्रतिनिधि चेहरा शायद इस बिरादरी में कांग्रेस अभी तक इमर्ज नहीं कर पाई, ऐसा लगता है क्या? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मुसलमान ने कभी मुसलमान को अपना लीडर नहीं माना, इसलिए मैंने बगुला जी का नाम लिया। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुसलमान सही या गलत अपने आप को माइनॉरिटी मानता है, अकलियत मानता है। जी बिल्कुल। अकलियत की जो साइकोलॉजी होती है वो मुसलमानों की साइकोलॉजी है, उसमें तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान बनने के बाद उसे खौफ भी रहा, हमने अपना हिस्सा ले लिया, फिर भी हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, इसलिए उसने कभी मुसलमान को नहीं माना। आज सब कहते हैं मौलाना आजाद मुसलमानों के लीडर थे, मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, उनका भी मुसलमानों ने कहाँ कहना माना? नहीं माना। उस वक्त तो जिना का कहना मानता था मुसलमान, मौलाना आजाद का अगर कहना मानता तो तस्वीर दूसरी होती। लेकिन आजादी के बाद कभी कोई मुसलमान मुसलमानों का लीडर नहीं रहा। राशिद अलवी एक मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों का लीडर दूसरे लोग रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये ठीक, अच्छी मुलायम सिंह जी रहे, लालू यादव रहे, इंदिरा गांधी रही, सोनिया गांधी रही, अर्जुन सिंह रहे, राहुल गांधी हैं, ये मुसलमानों के लीडर हैं। मुसलमान ने हमेशा गैर मुस्लिम को पसंद किया, अपने आदमी को, अपनी कम्युनिटी के आदमी को उसने कभी अपना लीडर नहीं माना है। लीडर नाम से नहीं होता है, लीडर का मतलब है जिसके कहने से वोट पड़ सकता हो, जिसके कहने से वोट इधर से उधर जा सकता हो, वही लीडर होता है। एक मुसलमान को आप खड़ा कर दें, कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमान नाम के लीडर्स की कमी नहीं है, कितने सारे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो सब के सब उनकी मुसलमानों की बड़ी फॉलोइंग है। यकीनन कुछ फॉलोइंग है, लेकिन उनसे ज्यादा बड़ी फॉलोइंग उन लोगों के पास है जो मुसलमान नहीं है। कभी ऐसा भी लगता है कि शायद मुस्लिम्स में जो अभिजात्य वर्ग है उसके चेहरे जो हैं, उनके साथ जो मेजोरिटी है मुस्लिम्स की, वो अपने को कोरिलेट नहीं कर पाते बहुत ज्यादा। मैं आपका सवाल नहीं समझा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे घराने का प्रतिनिधि जो कहीं नवाब हो, कहीं राजा रहा हो, वो जब राजनीति में आता है तो 90% जो मुस्लिम आबादी है वो तो गरीबी से संघर्ष कर रही है, वो उसके साथ अपने को कोरिलेट नहीं करती। उसको लगता है इसके जिस्म से जो खुशबू आ रही वो मुझसे मैच नहीं करती, इसका डीएनए मेरे से मैच ही नहीं करता। ये एक समस्या मैंने देखी थी 84 में, जब खुर्शीद आलम साहब चुनाव लड़ने गए लोकसभा का पहली बार, इंदिरा जी की डेथ के बाद जो चुनाव हुआ, तो फर्रुखाबाद जैसे पिछड़े इलाके में, जबकि वहां इनका पैतृक घर है, ये सवाल सबसे पहले उठा कि आपकी अचकन, आपकी शेरवानी, आपके जिस्म से आने वाली खुशबू हमारे डीएनए से मैच नहीं कर रही हुजूर, हम नेता कैसे माने? देखिए, कहीं ना कहीं जो बात आप कह रहे हैं ये सही है। आम आदमी हिंदू हो या मुसलमान हो, वो चाहता है कि हमारे बीच का लीडर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस देश के अंदर, इसे अच्छी बात मानिए या बुरी बात मानिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, जो नवाब और राजा है, फैमिली है, उनका असर अपने अपने इलाके में कहीं ना कहीं जरूर है। पूरे हिंदुस्तान की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो वो लोग, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, जीत का चला आता है, हर बार जीत जाता है। एक एक फैमिली के कई कई लोग पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो उनका असर कहीं ना कहीं जरूर जनता के बीच के अंदर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, इसके अंदर कोई तमीज नहीं, फर्क नहीं किया जा सकता। रशीद साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे राशिद अलवी साहब के पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं।
जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को,